हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा दिया है और अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड भी कर दिया है। और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और वो भी मैंने क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम आपको उसी के आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस चैप्टर 1 के डिस्कस करूँगी आपके साथ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी टेट का पेपर देना चाहते हैं या कोई भी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि मैं आपके साथ 55 या 57 70 क्वेश्चंस आपके साथ करीब डिस्कस कर चुकी हूँ। आज उसके आगे कॉन्टिन्यूसली करेंगे। मैं आपके साथ वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो सी टेट एग्ज़ाम्स में, एच टेट एग्ज़ाम्स में या फिर केवीएस, रीट, इस तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, या वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए अब बात ना करते हुए आगे क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूसली करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 73। 72 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 73, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। देखिए, ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा ऐसा कारक है जो बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि अनुवांशिकता बिल्कुल करती है। अनुवांशिकता बहुत ही बालक के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भौतिक वातावरण, एनवायरनमेंट का तो पूरा पूरा प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। और मैं बात करूं आपसे सामाजिक वातावरण, तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि सामाजिक वातावरण भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। और देखिए, उपयुक्त सभी, तो सारे ही इसके आंसर्स होंगे। ऑप्शंस जितने भी हैं वो सारे ही करेक्ट होंगे। जैसे कि अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपयुक्त सभी, तो ये सारे इसके करेक्ट होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी नहीं आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नहीं पर अंडरलाइन करनी है, जिससे आपके माइंड में रहे कि हमसे नहीं पूछा गया है। तो देखिए, किसकी बात कर रहा है, ये किशोरावस्था की। जैसे कि आपको पता होगा किशोरावस्था कब से कब तक होती है, 12 से 18 वर्ष की जो होती है वो कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है, देखिए, अहम केंद्रिकता, अभिरुचियों, तर्क शक्ति या प्रेक्षण की योग्यता, तो क्या नहीं होता, तो इसके अंदर क्या नहीं होता, अहम केंद्रिकता नहीं होता। क्योंकि अहम केंद्रिकता तो बच्चे के अंदर बाल्यावस्था, जो बहुत कम एज होती है, मतलब जैसे कि 6 से 7, 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें अहम केंद्रिकता देखने को मिलती है। लेकिन किशोरावस्था में ये चीज़ नहीं होती। किशोरावस्था में बच्चा तर्क शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसकी रुचियाँ मतलब बढ़ जाती हैं, वो अपनी सोच विचार के साथ चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो वो किशोरावस्था में क्या नहीं होगा, अहम केंद्रिकता नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने पूछा है किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, यह भी सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए, किशोर अवस्था की बात चल रही है। किशोर अवस्था में बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे होते हैं। बच्चा डे बाय डे समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसे कुछ बहुत ही अपने वातावरण में नवीन परिवर्तन देखने को मिलते हैं। घर से थोड़ा बाहर निकलता है, बाल्यावस्था से वो परिपक्वता की ओर चढ़ रहा होता है, तो उसमें सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि आत्मचेतना कम हो जाती है। नहीं, बच्चे की आत्मचेतना कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो नहीं मतलब आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सर्जनात्मकता का संबंध है। तो देखिए, एकाग्रता तथा सर्जनात्मकता मतलब क्या चीज़, जो बच्चा मतलब क्रिएटिविटी करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर सोचता है, तो उसी को कहा जाता है सर्जनात्मकता। जैसे कि ए, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास, या फिर बौद्धिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास। तो देखिए, सर्जनात्मकता मतलब आपकी बुद्धि, जो तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचकर अपनी आप बच्चा बुद्धि के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77,
एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। हाथ और उंगलियों को एक साथ क्या करता है? चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शंस होगा निरंतरता का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि वो तो किससे रिलेटेड है निरंतरता का सिद्धांत? विकास से। लेकिन उन्होंने पूछा है कि बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को, तो इसमें मतलब उन्होंने कैसे पहले हाथ फिर उंगलियां फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख रहा है, तो ये हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। इसका आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत। देखिए इसमें जैसे कि आगे पॉइंट में आपको बताती हूँ क्या पूछा गया है। देखिए इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सामान्य से विशेष का सिद्धांत। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य से विशेष का सिद्धांत, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तो मैंने भी आपको बताया कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एकीकरण का सिद्धांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है। देखिए एचटेट में पूछा गया है कि नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता? नहीं, इसका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन होगा स्वायत्ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 क्वेश्चन भी एचटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसमें? मानसिक वृद्धि और विकास में। इन्होंने पूछा है कि मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी बोला है परिपक्वन या फिर सीखना तथा परिपक्वन दोनों। सामाजिक मानदंड। देखिए मानसिक वृद्धि और विकास में सीखना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिपक्वन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सीखना तथा परिपक्वन दोनों ही हमारे मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? जब सहपाठियों का जो दबाव है वो सबसे अधिक प्रभाव बच्चे पर डाल रहा होता है। तो ये एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं हमें, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो बच्चे पर सबसे अधिक जब प्रभाव डालता है सहपाठियों का तो वो होती है किशोरावस्था, और वो भी कौन सी? प्रारंभिक किशोरावस्था में नहीं, उत्तर किशोरावस्था में बच्चे पर सबसे अधिक जो डालता है सहपाठियों का दबाव, वो किस में डालता है? उत्तर किशोरावस्था में सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती हैं। ये भी देखिए एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो देखिए इन्होंने बोला है प्रेक्षित की जाती है। तो देखिए तो इसका ऑप्शन होगा सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। मतलब लड़कियां थोड़ी सी लड़कों से शारीरिक विकास में कैसे लगती हैं? आगे होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए एडी, इसका ऑप्शन ए एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो देखिए इन्होंने पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि किंतु यह एक तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो ये एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए 83 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए ये भी एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सीटेट और एचटेट में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन 83 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ है? देखिए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, या फिर औपचारिक संख्यात्मक बच्चा अनुकरण,
कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चा बोल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो देखिए शैशवावस्था मैंने जैसा आपको बताया जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। शैशवावस्था जो बच्चा होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का, वो किसी भी बात पर तर्क तो कर ही नहीं सकता, तर्क मतलब सोच विचार नहीं करता, और ना ही वो किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा सकता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। देखिए और उन्होंने बोला है कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो औपचारिक अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल नहीं, ये भी आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। मूर्त मतलब मैंने आपको बताया था वह चीज होती है, मूर्त जो सामने प्रकट होती है और बच्चा उसको देखकर आइडिया लगाता है, ठीक है। मूर्त मतलब बच्चे के सामने किसी चीज का प्रकट होना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 क्वेश्चंस भी एचटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। देखिए विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है। इन्होंने पूछा है कि विकास के जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं अपने चैप्टर में, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। देखिए इसका ऑप्शन सी क्या कहता है कि विकास वंशानुगतता और वातावरण के मध्य सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। बिल्कुल सही है, विकास हमारा वंशानुगतता और वातावरण के मध्य सतत अन्योन्य क्रिया के थ्रू होता है। और देखिए प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। मैंने आपको बताया था कि हर बच्चा एक बच्चे से मतलब दूसरा बच्चा एक बच्चे से अलग होता है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न देखने को मिलता है। तो ये वाला भी इसका पॉइंट सही बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, यही इसमें गलत बात है। और उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विषय में कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का मिलान कीजिए। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में विकास के जितने भी सिद्धांत हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को देख के करेक्ट कर पाओगे। देखिए ये एचटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एचटेट में इसी तरह के लेंथी थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए इसमें देखिए इसने पूछा है कि समीप दुराभिमुख दिशा या फिर शिर पदाभिमुख दिशा, अंत्य व्यक्तित्व भिन्नताएं या फिर अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए समीप दुराभिमुख दिशा, तो इसका क्या होगा। मैंने आपको बताया था कौन सा सिद्धांत है, तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो क्या होता है, देखिए ये सिद्धांत होगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो आप इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो कहाँ मिलेगा, समीप दुराभिमुख दिशा होगी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ये वाला सिद्धांत क्या किस पर डिपेंड होता है कि इसका विकास क्या तो कैसे होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। जैसे कि मैंने आपको अपने चैप्टर में समझाया था कि शिर पदाभिमुख दिशा, तो ये क्या होती है, ये क्या होता है कि इसमें विकास किस दिशा में होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, इसमें सिर से याद रखिएगा कि सिर से पैर का जो क्रम होता है उसी को बोलते हैं शिरा पदाभिमुख दिशा। चलिए अंत्य व्यक्तित्व भिन्नताएं, ये क्या होती है कि किसी अंत्य व्यक्तित्व भिन्नताएं जो होती है वो क्या होती है, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ये, अंत्य व्यक्तित्व भिन्नताएं मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं, देखिए ये क्या होती हैं, ये होती हैं अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताओं से, जो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका मिलान यहाँ मिलेगा। देखिए किसी अकेले बच्चे में विकास दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, तो ये होता है अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। अब आपको सब समझ में आया होगा कि कौन से विकास के सिद्धांत को किससे मिलाया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 86, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धि हम किशोर अवस्था में जाते जाते बच्चे का क्या हो जाता है कि बुद्धि जो है उसकी चरम सीमा पर होती है। तो देखिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये यूपीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि बुद्धि का विकास जो होता है वो किस में पूरी तरीके से हो जाता है, तो वो होता है किशोर अवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिशु का
देखिए क्वेश्चन नंबर 87, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ये भी यूपीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन से। किस पर? जो शिशु होता है, एक बच्चा होता है, उसका व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए आप इस ऑप्शंस को ही देखकर बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं कि ये तो हमारी अवस्थाएं हो गई, इन पर क्या व्यवहार हमारा आधारित होगा। शैशवावस्था भी हमारी अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो उसका जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलोपन, नवीनीकरण। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है मार्गांतरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ये यूपीटेट 2016 में पूछा गया है। ये हमारे साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन ने यह सिद्धांत दिया है। तो देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है एरिक्सन, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यूपीटेट 2016 देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया और एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, और मैं आपको बताऊं तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीटेट में देखने को आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया मनोसामाजिक सिद्धांत हमारे एरिक्सन ने दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसको आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? यूपीटेट में इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। देखिए आधिकारिक ग्रंथि डायरेक्ट पूछ लिया, बच्चों को पता होना चाहिए कि आधिकारिक ग्रंथि कौन सी होती है। तो आधिकारिक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। चलिए इसका यही आंसर होगा करेक्ट बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। देखिए इन्होंने पूछा है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो राजस्थान में एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है 2016 में। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए रीट में और यूपीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 11 वर्ष तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी रीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति कब बढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए उन्होंने पूछा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा अब अवस्थाएं तो आप अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया यही कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति होती है वो होगा बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए इसमें पूछा है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो देखिए ये भी रीट 2016 में पूछा गया है। तो कब विकसित हो चुकी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 3 से 4 वर्ष की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 जो कि यूपीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख सकते हैं या फिर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कक्षा 1 और 2, जो कक्षा पहली और दूसरी का बच्चा है वो अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अमूर्त अनुभव ऐसे अनुभव होते हैं जो बच्चा सिर्फ कल्पना में सोचता है, उसके आगे कोई चीज़ प्रेजेंट में नहीं रखी होती है। तो देखिए मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। मतलब कक्षा पहले का और दूसरे का बच्चा है, आप उसके आगे कोई चीज़ रखेंगे, जैसे कि सपोज पहली क्लास के बच्चे के आगे हमने एक एप्पल रखा, उसको बताया कि देखिए ये एप्पल है, या बच्चे के आगे हमने बॉल रखी, बच्चे को बताया कि देखिए ये बॉल है, तो बच्चा उसको समझेगा। जो मूर्त चीज़ को देखकर वो शीघ्र जल्दी ही सीख जाता है। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको चैप्टर इतने अच्छे से बताया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इन क्वेश्चंस को खुद ही कर पा रहे होंगे। ऑप्शंस को देखते ही आप करेक्ट कर रहे होंगे कि इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जो कि यूपीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इन्होंने पूछा है विकास का सिद्धांत है। तो देखिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए उन्होंने पूछा है विकास का सिद्धांत है। हाँ तो देखिए
सभी के विकास दर समान नहीं होती। इन्होंने पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत है। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सभी में विकास की दर समान नहीं होती। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा चीज़ों को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है, मंद बुद्धि का होता है, वो चीज़ों को सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो सभी में विकास की दर कैसी होती है, समान नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट विकास की दर देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सभी के विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है ये, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो देखिए ये पी टेट में पूछा गया, मतलब पंजाब टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, या फिर ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि। तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। विकास की जो सबसे अच्छी विधि है वो है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए 98 क्वेश्चन नंबर यह है। 98 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता। देखिए नहीं आते ही अंडरलाइन कर दिया करो कि नहीं माना जाता। सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी ये है कि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो ये भी इसका मतलब ठीक पॉइंट बताया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी जो है ऑप्शन नंबर, व्यवहार का अध्ययन सीखना, तो यही सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा का विकास आप किसी बच्चे के अंदर करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समझ बेस्ड पर आधारित है, मतलब समझ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ठीक है, जब कोई बच्चा बात कर रहा है तो आप उसको टोके नहीं, जिससे कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली अपनी बात को कह पाए, बच्चा झिझक नहीं खाए आपसे बात करते हुए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना नहीं। बच्चा चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आया, उसकी भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या वो किसी भी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, तो उसको हम टोके नहीं, उसकी भाषा को हम प्रायोरिटी दें, ना कि उसकी भाषा को अमान्य करें। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन इन्होंने सही बोला है कि उसकी मतलब इन्होंने बोला है गलत है। तो अब उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल ठीक है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं और उसकी प्रयोगों को समर्थन करें, लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, इसका यही ऑप्शन गलत होगा। बच्चा जो उसकी भाषा है उसमें उसको बात करने का मौका दें, उसकी जो भाषा वो प्रयोग कर रहा है उसको अमान्य नहीं करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यही इसका आंसर होगा। बच्चे की जो उसकी भाषा है उसको प्रयोग करने दें और आप उसको अमान्य ना करें। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर 100। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा दूंगी और फाइनली आज मैं आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराई दूंगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो देखिए ये सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, या फिर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये मेरे 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कराए हैं कंप्लीट, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं और अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चंस की 2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें भी देख लें और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी देखें। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में या यूपीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इतने क्वेश्चंस मैंने कराए, आप इतने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए और आपको यूपीटेट या सीटेट में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।